अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। देन तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। Introduction to biochemistry. The word biochemistry is derived from Greek words bio means life and chemistry means chemical basis. The study of chemical basis of life is known as biochemistry. Definition of biochemistry is that the branch of science concerns with the chemical and physiochemical processes and substance that occur within the living organisms. ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। केमिकल बेसिस को स्टडी करते हैं, कौन कौन सी केमिकल बेसिस होती हैं और इनमें कैसे बायोकेमिस्ट्री में हम इनको स्टडी करते हैं। Chemical basis, the study of chemical basis of life is called as biochemistry. As we know that the chemical basis, which are chemical basis, that carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, that we discuss in this biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री में कैसे रिएक्शंस होंगे, इन बेसिस को कैसे डिस्कस करेंगे। मीन्स के इसमें नॉलेज होता है रिएक्शंस का, प्रोसेसेस का, जो कि ये जो बेसिस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे रिएक्शन और प्रोसेसेस करते हैं। इन रिएक्शन और प्रोसेसेस को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब मेजर केमिकल बेसिस जो आप बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स हो गए, देन न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये तो थी केमिकल बेसिस दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, वाटर, एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो हमने सारा स्टडी किया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल दिस सब्सटेंस आर नीडेड बाय द बायोकेमिस्ट्री बाय द बॉडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, जो किस लिए ज़रूरत होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए? ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए। केमिकल बेसिस और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट और मेंटेन करते हैं रेगुलरिटी को और डिफेंस सिस्टम को, और भी बहुत से काम करते हैं। केमिकल बेसिस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ जो केमिकल बेसिस होती हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करती हैं और हमें जो है वो हमारी बॉडी को में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे मेंटेन करती हैं और रेगुलरिटी मेंटेन करती हैं, और भी बहुत से प्रोसेस है जो ये केमिकल बेसिस परफॉर्म करती हैं। इन केमिकल बेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं ये हमें डेली डाइट से मिलते हैं। लेकिन जो कि हार्मोन्स हैं ये करते हैं, सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। ये सारी बेसिस हमें मिलते हैं, लेकिन जो है ये सारी बेसिस जो हैं ये डेली डाइट से ऑब्टेन होती है, लेकिन जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। और एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मेन कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में है कार्बोहाइड्रेट्स का, और भी बहुत से हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होगा C6H12O6। अगर उसकी जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है और साथ 38 ATP एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, और वही एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट्स ना हो तो फिर क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते अवेलेबल एनर्जी प्रोविजन के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को। और क्योंकि उस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते ना, तो उस वक्त लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। अब एनर्जी जो हमें इन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है वो कितनी है वो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो होती है 4.01 किलो कैलोरीज पर ग्राम,
और प्रोटीन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो है 4.03 किलो कैलोरीज, और लिपिड से जो हमें एनर्जी मिलती है 9.01 किलो कैलोरीज पर ग्राम। किलो कैलोरीज जो है वो यूनिट है एनर्जी की, और एक 1 किलो कैलोरीज इक्वल होती है 1000 कैलोरीज के। यू नो दैट के 1 किलो का जो प्रीफिक्स है वो 10⁻³ होता है ना, तो जहाँ पे भी 1 किलो लगा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10⁻³ इसका मीनिंग है, कि मीन्स अब कैलोरीज के साथ 1 किलो लगा है तो हम कहेंगे कि कैलोरीज कितनी है, 10⁻³ कैलोरीज है, मीन्स 1000 कैलोरीज है। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट सेल्स के पढ़ते हैं तो सेल्स का भी तो पता होना जरूरी है ना कि सेल्स क्या है। सेल की डेफिनेशन देखते हैं हम। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म में और भी बहुत सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, और भी बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देन हम आगे सेल को डिस्कस कर। नीचे देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर एक्चुअली वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कंप्राइज करते हैं एक सेल पे, और मल्टी सेलुलर मीन जिनमें मैनी सेल्स होते हैं, बहुत सारे। मीन यूनी का मतलब होता है 1 और मल्टी का मतलब होता है मैनी का। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन जो होता है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और एक जो टाइप सेल्स की जो टाइप्स हैं, हर एक टाइप में एक स्पेशली डिजाइनेटेड सेल्स होते हैं। ये सारे सेल्स जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अपना हर सेल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो स्पेसिफिकली डिजाइन होता है। Though many cells may differ from one another, but they have the same basic characteristics. Cells एक दूसरे से डिफर तो करते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एक जैसी है। हर सेल का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादातर सेम ही है। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स उन सब की सेम है ना, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का। The cell structure is the association of the molecular basis of life. सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे एसोसिएट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ पे। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ कौन सी है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, वायरस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक आयंस। ये सारे जो हैं ये मॉलिक्यूलर बेसिस हैं लाइफ की, और सेल स्ट्रक्चर की जो एसोसिएशन है वो इसी बेस पे है कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे लाइफ की। अब टिपिकल सेल्स कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। टिपिकल सेल्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। दीज फर्दर कंटेन वायरस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल्स में स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। अब जो हमने बताया था कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स में, कौन कौन से होते हैं? एनिमल सेल्स की यहाँ बात की गई कि क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स में होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दीज 3 आर द मेन कंपोनेंट्स। ये जो मेन कंपोनेंट। अब साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज होती है जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, वो देखते हैं। Various cell organelles present in the cytoplasm are endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, mitochondria, lysosomes, peroxisomes, microfilaments, microtubules, centrioles। ये सारी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और इन सब का अलग अलग फंक्शन है जो ये परफॉर्म करती हैं, और सेल को उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अब आगे इसको डिस्कस करते हैं ब्रीफली। न्यूक्लियस में जो होते हैं वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वेब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वेब स्ट्रक्चर बना देती हैं। अब इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये बनते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड
polymer, deoxy राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर मीन्स डीएनए। एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिल के जो बनता है, जो स्ट्रक्चर बनती है, वेब स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ये सारा कुछ होता है ये हमारे जो सेल्स में न्यूक्लियस होता है उससे बनाता है। न्यूक्लियस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन आगे डिस्कस करते हैं biochemistry and medicines. Biochemistry is believed to be the most rapidly developing subject in medicines. Medicines में जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का, ये रैपिडली डेवलपिंग सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैपिडली डेवलपिंग सब्जेक्ट. A sound knowledge of the biochemistry is essential for understanding the physiological aspects of health. Physiological aspects of health को understand करने के लिए बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। मीन्स कि हमें बॉडी के जो बेसिक फंक्शन स्टडी करने हैं, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी करने हैं हेल्थ के, उनको अंडरस्टैंड करना है तो हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है इनको, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। देन द सब्जेक्ट ऑफ जेनेटिक्स. The subjects of genetics, immunology, pharmacology, toxicology, pathology, and microbiology need the solid foundation of the chemical basis of life. For instance, the knowledge of protein structure and function is very important to know the causes of abnormalities like sickle cell anemia or sickle cell disease, inborn error of protein metabolism, and even the Alzheimer disease. जो सब्जेक्ट्स हैं, जेनेटिक्स हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी होगा, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी होगी और माइक्रोबायोलॉजी होगी, इन सब को स्टडी करने के लिए हमारे पास केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को पहले समझना ज़रूरी होता है। सॉलिड फाउंडेशन हमारे पास हो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की, और जो नॉलेज है प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोटीन्स के, वो बहुत ज़रूरी है इस जानने के लिए कि जो हमारी बॉडी में एब्नॉर्मलिटीज़ काज होती हैं कौन कौन सी होती हैं? सिकल सेल एनीमिया और भी बहुत सी होती हैं प्रोटीन्स की वजह से। इनबॉर्न एरर्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अल्जाइमर डिजीज, दीज आर द डिजीजेस दैट आर caused by the abnormalities in the protein structure and their functions. अब हम हिस्ट्री देखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंग्लिश फिजिशियंस इन अर्ली 1900s मीन्स 1900s में इंग्लिश फिजिशियन था, उसने एक्सपीरियंस किया था अपनी स्टडीज़ पेशेंट्स पे, उसने स्टडीज़ की थी इन डिजीज़ पे। डिजीज़ कौन कौन सी थी? एल्कापिटोनिया, अल्बिनिज्म, सिस्टीनोरिया एंड ट्राइसिनोसिस। ये जो सारी डिजीज़ है इनबॉर्न एरर्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स की डिजीज़ हैं। ऐसे एरर्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो इनबॉर्न होते हैं प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स बायोलॉजिकल जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स डिसऑर्डर। उन्होंने प्रोवाइड किया था कि एक जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बायोलॉजिकल जेनेटिक्स की और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, वो क्यों होती है, पूरा प्रोसीजर था। एंड प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर द बायोलॉजिकल जेनेटिक्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। जो ह्यूमन के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बायोलॉजिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड, कौन कौन से होते हैं? इनबॉर्न एरर्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और भी बहुत से होते हैं, लेकिन ये कॉमन जो होते हैं ये सारी डिजीज़ उसने डिस्कस की थी इंग्लिश फिजिशियन ने। और उन सारी डिजीज़ को डिस्कस करने के लिए क्या ज़रूरी था? बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना ज़रूरी था, ताकि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो सके कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कैसे कैसे एरर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। तो हम बायोकेमिस्ट्री के डिटेल स्टडी आगे करते हैं। द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री गिव इंफॉर्मेशन। जो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है वो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। किस बारे में? फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में मॉलिक्यूलर लेवल पे, एंड हाउ टू एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बिकम अ पार्ट ऑफ द बॉडी। फूड मटेरियल कैसे एब्जॉर्ब होता है और बॉडी का हिस्सा बनता है, और मिनरल्स का नॉलेज हो गया, वाइटामिन्स क्या हो गया,
ये एक बेसिक रूट होता है जो हमें प्रोवाइड करती है बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट डिजीज़ के काज क्या होते हैं। एंड जो हमने पीछे बहुत सी मुश्किलात हमें पेश आई और इन सारी डिजीज़ के बारे में हमें नहीं पता था, वो सारी हमें ये बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने से सारी चीज़ों का पता चलता है। मिनरल्स की नॉलेज का हमें पता चलता है, वाइटामिन से जो डिजीज़ डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं, एफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं, वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। और जो फूड होती है वो एब्जॉर्ब होती है और बॉडी का हिस्सा बनती है, वो कैसे बनती है, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और केमिकल बेसिस जो हैं उनको भी हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कितनी अमाउंट होती है, प्रोटीन्स कितनी होती है, प्रोटीन्स की डिटेल करते हैं। वाइटामिन्स पढ़ लिए, एंजाइम्स पढ़ लिए, ये जो सारी स्टडीज़ हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और कितनी कितनी अमाउंट्स हमारी बॉडी में होनी चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी से क्या होता है, ये सब कुछ हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और क्या क्या हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ द सोर्स एंड रोल ऑफ वायरस बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रन हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बट हैव आल्सो ग्रेटली रिड्यूस द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज। ये सारी जो बात मैंने अभी की कि जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि उन सब का नॉलेज, सोर्स, रोल जो है वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ना सिर्फ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं बल्कि उसके उनके जो रिड्यूस हो जाते हैं उनकी वजह से भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेज भी काज होती हैं। द डीप इनसाइड्स ऑफ द लिपिड्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म कैन लीड to the causes of developing arteriosclerosis especially in coronary arteries। लिपिड और उनका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो हम स्टडी करते हैं। लिपिड्स भी आ जाते हैं ना उनमें केमिकल बेसिस में, सब कुछ केमिकल बेसिस या उनका मेटाबॉलिज्म हम स्टडी करते हैं। और जो लिपिड्स की जो एफिशिएंसी की वजह से हमें आर्थेरियोस्क्लेरोसिस होता है, मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज में, वो भी हम सब कुछ स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ रिसेप्टर्स and enzymes has helped in the formation of new medicines। रिसेप्टर और एंजाइम्स के जो स्टडी है वो हमें मदद देती है कि हम फॉर्मेशन न्यू मेडिसिन्स की फॉर्मेशंस में। सिमिलरली द एस्टिमेशन ऑफ वायरस एंजाइम्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस इन वायरस body fluids are used as effective diagnostic tools। एस्टिमेशन जो है एंजाइम्स का और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस का बॉडी फ्लूइड्स में, वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक्सप्लेनेशन पढ़ी, केमिकल बेसिस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, उनमें क्या क्या हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कैसी कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वो सारा कुछ हमने केमिकल बेसिस इसमें बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में पढ़ा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। Thank you so much।